कभी सोचा है कि हमारा समाज जैसा है वैसा आखिर है क्यों? हमारे रीति रिवाज, हमारे रिश्ते, हमारी सरकारें, ये सब चीजें कहाँ से आईं? इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। और जानते हैं, इस विषय का जन्म किसी शांत लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि दुनिया को हिला देने वाले सामाजिक बदलावों की आग में हुआ था। चलिए, इसी कहानी को समझते हैं। और यही वो एक बड़ा सवाल था जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया में है जहां जानी पहचानी हर चीज, काम करने का तरीका, परिवार, हमारे विश्वास, सब कुछ बदल रहा है। समाजशास्त्र दरअसल इसी बड़ी चुनौती का सामना करने की एक कोशिश थी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं 19वीं सदी में। ये एक ऐसा दौर था जब समाज में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। सदियों पुरानी जो परंपराएं थीं, जो व्यवस्थाएं थीं, वो बिखर रही थीं और उनकी जगह एक नई, तेज रफ्तार और थोड़ी अनजानी सी दुनिया जन्म ले रही थी। इस महान बदलाव के पीछे ना तीन बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। सबसे पहले तो थी औद्योगिक क्रांति, जिसने लाखों लोगों को गांवों से निकालकर भीड़ भरे शहरों और फैक्ट्रियों की तरफ धकेल दिया। फिर आया विज्ञान का जबरदस्त विकास, जिससे एक नया विश्वास जागा कि भैया अगर हम प्रकृति के नियम खोज सकते हैं तो समाज के क्यों नहीं। और तीसरी चीज थी नई नई संस्कृतियों से मुलाकात, जिसने लोगों को अपने ही समाज पर सवाल उठाने और सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इसी उथल-पुथल और इन सवालों के बीच एक नए विषय का जन्म हुआ, समाजशास्त्र। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था कि हम इंसानी समाज को भी विज्ञान की नज़र से देख सकते हैं, उसके पैटर्न समझ सकते हैं और शायद भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं। इस साहसिक विचार को सबसे पहले जोर शोर से आगे बढ़ाने वाले थे ऑगस्ट कॉम्ट, एक फ्रांसीसी विचारक। उन्होंने ही समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द गढ़ा और इस नए विज्ञान की नींव रखी, और इसीलिए उन्हें इसका जनक माना जाता है। समाजशास्त्र शब्द ना दो हिस्सों से बना है। लैटिन का सोशियस, जिसका मतलब है समाज या साथी, और ग्रीक का लोगोस यानी अध्ययन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। एक सरल सा विचार है, लेकिन बहुत गहरा। कॉम्ट का मानना था कि समाज किसी जादू या संयोग से नहीं चलता, बल्कि इसके भी अपने प्राकृतिक नियम होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, वैसे ही सामाजिक जीवन के भी कुछ नियम होते हैं, और समाजशास्त्र का काम इन्हीं छिपे हुए नियमों को खोजना है। कॉम्ट के इस वैज्ञानिक तरीके को प्रत्यक्षवाद कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमें समाज के बारे में सिर्फ अंदाजा नहीं लगाना है, हमें बाहर जाकर देखना है, आंकड़े इकट्ठा करने हैं, सबूतों के आधार पर बात करनी है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना है। लेकिन कॉम्ट इस कहानी के अकेले हीरो नहीं थे। उनके बाद कई और महान विचारकों ने समाज को समझने के लिए अपने अपने नक्शे और औजार बनाए। तो चलिए समाज को देखने वाले इन महान वास्तुकारों से मिलते हैं, जिन्होंने हमें समाज को समझने के लिए अलग अलग लेंस दिए। सबसे पहले हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को समाज पर लागू कर दिया। उनका मानना था कि समाज भी किसी जीव की तरह ही सरल से जटिल की ओर विकसित होता है, बिल्कुल एक बीज से पेड़ बनने की तरह। स्पेंसर ने समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की। जैसे हमारे शरीर में दिल, दिमाग, फेफड़े सब अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक वैसे ही समाज की संस्थाएं जैसे परिवार, सरकार और अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर समाज को जिंदा रखती हैं और चलाती हैं। अब मिलते हैं एमाइल दुर्खीम से। उनका सवाल कुछ और था, और शायद आज भी सबसे जरूरी सवालों में से एक है। आखिर समाज एक साथ कैसे रहता है? वो कौन सा गोंद है जो लाखों करोड़ों अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़कर रखता है और उन्हें बिखरने से रोकता है? दुर्खीम ने दो तरह की एकजुटता की बात की। पुराने सरल समाजों में थी यांत्रिक एकजुटता, जहां सब लोग एक जैसे थे, एक ही नाव में सवार। लेकिन आज के आधुनिक समाजों में है जैविक एकजुटता। हम सब अलग अलग काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई किसान, और हम अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के अलग अलग अंग एक दूसरे पर होते हैं। अगले विचारक हैं मैक्स वेबर, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा। उनका कहना था कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या करते हैं, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं, उनके कामों के पीछे का मतलब क्या है, उनका इरादा क्या है। वेबर ने समझाया कि हम किसी की सत्ता क्यों मानते हैं। उन्होंने तीन तरह की सत्ता बताई। पारंपरिक सत्ता,
जो राजाओं को विरासत में मिलती है, करिश्माई सत्ता जो किसी प्रेरणादायक और चमत्कारी नेता के पास होती है, और कानूनी तर्कसंगत सत्ता जो आज की सरकारों और दफ्तरों में दिखती है, जहां हम किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके पद और कानून की इज्जत करते हैं। अब तक हमने स्थिरता और व्यवस्था की बात की, लेकिन एक विचारक ने समाज को बिल्कुल अलग नजर से देखा, एक जंग के मैदान की तरह जहां लगातार संघर्ष चल रहा है। वो थे कार्ल मार्क्स। उनके लिए इंसानियत के इतिहास की कहानी सहयोग या विकास की नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी है, अमीर और गरीब के बीच की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की कहानी। मार्क्स के लिए किसी का वर्ग उसकी तनख्वाह से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो मालिक है या मजदूर। समाज दो मुख्य हिस्सों में बटा है, बुर्जुआ यानी फैक्ट्रियों, जमीन और पूंजी के मालिक, और सर्वहारा यानी वो करोड़ों लोग जिनके पास अपनी मेहनत के सिवा बेचने को कुछ नहीं है। मार्क्स ने एक पूरी प्रक्रिया की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद खुद ही अपनी कब्र खोदेगा। मालिक ज्यादा मुनाफे के लिए मजदूरों का शोषण करेंगे, जिससे मजदूर अपने काम से, अपने साथियों से और खुद से ही नफरत करने लगेंगे। और आखिरकार ये बढ़ता हुआ गुस्सा एक दिन क्रांति बनकर फूटेगा, जिससे एक वर्गहीन बराबर समाज बनेगा। तो ये थी समाज शास्त्र के जन्म की तूफानी कहानी। लेकिन सवाल ये है कि 100-150 साल पुराने ये विचार आज हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजशास्त्र को समझने के लिए इसे इतिहास से अलग देखना जरूरी है। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ, जैसे पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच हुई। लेकिन समाजशास्त्र पूछता है कि क्यों हुआ, इंसान युद्ध करते ही क्यों हैं। यह किसी एक घटना के बजाय उसके पीछे छिपे पैटर्न को खोजता है। तो समाजशास्त्र ये नहीं बताता कि समाज को कैसा होना चाहिए, ये बस ये समझने की कोशिश करता है कि समाज जैसा है वैसा क्यों है। ये एक जज नहीं है जो सही गलत का फैसला सुनाए, बल्कि एक जासूस है जो सुरागों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। तो स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर और मार्क्स, इन सब ने हमें समाज को देखने के लिए अलग अलग चश्मे दिए। कोई समाज को एक शरीर की तरह देखता है जो संतुलन चाहता है, तो कोई उसे एक जंग के मैदान की तरह, और सच शायद इन सभी दृष्टिकोणों के बीच में कहीं छिपा है। तो अब सवाल ये उठता है, जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, इसकी ऑनलाइन दोस्ती, इसकी आर्थिक असमानता, इसके राजनीतिक संघर्ष, तो इनमें से कौन सा नजरिया सबसे ज्यादा सच और काम का लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा।